हेलो दोस्तों। हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास को बीच में रोक दिया था, लेकिन अब हम लोग एनसीईआरटी की क्लास को फिर से कंटिन्यू रखेंगे और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस। तो चलिए आज हम लोग साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर 3 है कि तंतु से वस्त्र तक। ठीक, तो अब हम लोग चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो इसमें अगर हम ऐसे हिसाब थोड़ा सा लगाएं कि क्या क्या है इस चैप्टर के बारे में, तो यही है कि जैसे कि जो कपड़े बनते हैं किस चीज़ के बनते हैं, मीन्स कि तंतु, और इसकी खेती कैसे की जाती है और कैसे प्राप्त होते हैं, और कुछ हमें पादप से भी मिलते हैं, और इसकी कताई कैसे की जाती है, फिर उससे फाइनली एक जो प्रोसेस होता है कपड़े बनकर तैयार होने का, ये उसी के बारे में बताया हुआ है। तो अब चलिए हम लोग अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यंत उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट, मतलब कि जो कुछ हैं कि जैसे कुछ कपड़े जैसे होते नहीं है कि कुछ कॉटन के होते हैं और कुछ कृत्रिम रेशे से बनाए होते हैं, और उनके पास जो है ऊनी मफलर भी था और शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो, मतलब ये दो लोग हैं, पहेली और बूझो, अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। मतलब कि जैसे कपड़ा लेने गए अपने घर के लिए, मम्मी पापा के लिए, तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं कपड़े को देखूं कि कैसा है कैसा नहीं। तो उन्होंने कपड़े को छुआ और उसके बारे में फिर उन्होंने दुकानदार से जानकारी भी प्राप्त किया। और अंत में उन्होंने क्या किया कि एक मफलर लेकर, और मफलर तथा एक सूती साड़ी ली। ठीक, अपने पापा के लिए मफलर लिया और मम्मी के लिए सूती साड़ी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, मतलब जो हम लोग बिस्तर पर बिछाते हैं, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक, इसमें देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ ये चीज़, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिमों के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों के कुछ पहचान बता? तो इसमें फिर आगे हमारा टॉपिक है वस्त्रों में विविधता, मतलब कि भिन्न भिन्न वस्त्रों में क्या क्या विविधताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, वही इस टॉपिक में बताया गया है। चलिए देखते हैं। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। मीन्स कि आप को ये दिखाना चाह रहा है कि आप अपने घर के या गांव के आसपास की जो दुकानें हैं दर्जी की, उनके यहाँ किसी के यहाँ जाइए और तरह तरह के जो कपड़े मिलते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, और जो ये वैरायटी बताए हैं इसको लेके और उसमें एक लेबल लिख दीजिए कि मतलब कि कौन सा कपड़ा किस चीज़ से बना हुआ है, वही चीज़ में बता रहे हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। और अब आप हम इसमें लिखा है कि चित्र 3.2 को ध्यान से देखिए। मीन्स कि ये वाला फिगर, इसमें देखिए कोई एक कपड़ा है और किस रेशे से बना हुआ है उसी के बारे में ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप फर्स्ट में लेबल लगाया था।
इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा चुनने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा निकाल सकते हैं। ठीक, और धागों को तानों को एक साथ व्यवस्थित करने पर ही वस्त्र बना है। ठीक है, देखिए इसमें जो एक प्रोसेस बताया हुआ है ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो एक कपड़ा पूरा बनकर तैयार होता है ये रेसे से बनकर तैयार हो। ये जो रेसे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये सब रेसे हैं। ठीक, तो आप जब इसमें से एक रेसा निकालेंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे रेसों से मिलकर बना है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत सारे रेशों से मिलकर ही बना हुआ है ये कपड़ा पूरा। ठीक, वही चीज़ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तंतु, अब ये हमारा एक मेन फैक्ट हो जाता है कि तंतु क्या है। तो तंतु कैसे कैसे प्राप्त हो, तंतु मीन्स यही है, ये जो धागा था एक पोर्शन, ये चीज़ यही है एक तरह से तंतु। ठीक, जो हमारे कपड़ों में रेशे निकल आते हैं कभी कभार हम लोग देखते हैं, वही है तंतु। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश खींचिए और नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लाड़ियों में विखंडित हो गया। मीन्स कि उस जो जैसे कोई रेशा आपके कपड़े से निकल जाता है तो उसको लीजिए और नाखून से खींचिए। ठीक, वही चीज़ कह रहा है कि क्या ये टूट जाएगा या फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुई में तागे को पिरोने, ठीक है, मतलब सुई में जो हम लोग तागा डाल के कपड़े वगैरह सीते वही पिरोना कहते हैं। करते समय भी आप ऐसा परीक्षण किए होंगे। ठीक, जैसे कि मान लो कि कोई सुई होती है, ये हमारी सुई है, तो इसमें जो है जब हम लोग धागा डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें जैसे कभी कभी नहीं जाता है सुई में, तो उसमें कि एक रेशे अलग अलग हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो रेशा होता है या तंतु होता है उसको हम लोग थोड़ा सा उसमें पानी या फिर गीला करके फिर उसमें जब हम लोग डालते हैं तो आसानी से चला जाता है। ठीक, वही चीज़ है इसमें। लिखा है कि वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बना होता है तथा आगे ताने भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब ये जानना जरूरी है कि जो तंतु हैं जिससे हमारे कपड़े बनते हैं और वो जो धागे होते हैं वो बनते हैं, तो वही चीज़ बता रहा है कि कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जूट जिसे हम पटसन भी कहते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक, ऊन तथा रेशम भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम लोग किन किन जानवरों के जो बाल होते हैं उनका हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए ऊन, भेड़ अथवा बकरी की और खरगोश, याक, ठीक है, इन सब से हम लोग प्राप्त करें। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जैसे अगर आप लोग KVS का एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये भी आप लोगों को देखने के क्वेश्चन मिले हैं इस टॉपिक से। रेशमी तंतु, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ये क्वेश्चन आपके KVS जो है 2023 इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक, तो अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखा है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। मतलब पहले हम लोग कृत्रिम रूप से उतने हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो प्राकृतिक रूप से हम लोग को रेशम प्राप्त होता था उसी से हम लोग जो है कपड़े की कताई बुनाई वगैरह करते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। और पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक, ये हमारे संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। ठीक, जैसे हम लोग देखते नहीं हैं कि
रामायण महाभारत इन सब में ये जो कपड़ा है जो पहने रहते थे, जिसको भेदना बहुत ही मुश्किल होता था, ये वही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या है। कुछ पादप तंतु, ठीक, कुछ जैसे जंतु से प्राप्त होते हैं तंतु, और कुछ पादप से भी प्राप्त होते हैं, जिसमें रुई आता है, ठीक। और रुई कैसे मिलती है? कपास से। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? जाहिर सी बात है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो इन्वर्टर वगैरह तो था नहीं, तो सभी लोग लालटेन से या फिर जो चिमनी कहा जाता है जिसमें मिट्टी का तेल डाल के हम लोग जलाते थे, तो उसके लिए जो रुई बनाई जाती थी, बाती हम लोग बनाते थे, तो उसमें जो है प्रयोग इसमें का ये कॉटन की बनती थी, है ना। तो सब ने बचपन में ये काम किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आप क्या उपयोग में लाते हैं। इन रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ रुई लीजिए, इन्हें खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लाड़ियाँ जिन्हें आप देख सकते हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रुई कहाँ से आती है। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? देखिए, कपास के लिए मेनली जो होती है वो काली मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है, और ये गुजरात के आसपास इलाकों में मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। कपास पादप के फल कपास गोलक तथा नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे भी फिगर में हम लोग देखेंगे। और अब कपास तंतुओं के ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है? तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका, देखिए पक चुका है, और ये एक देखिए जो फूट गया है ना, तो इससे बाहर आ गए हैं रेशे जो हैं। कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस समय खेत कपास के परिफुल्लो रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो, ठीक। और ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि कपास जो है किस रबी की फसल में आती है, या फिर खरीफ की, या फिर किस में आती है। तो ये जो है कपास खरीफ की फसल है, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है, साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। ये आई थिंक जैसे एक कंघी टाइप का नहीं होता जो हम लोग बालों में करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसी से कुछ रिलेट करके इसका नाम रखा गया है इस औजार का। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए जैसे कंघी होती है ना, तो कंकतन वही कहा गया है, इसके द्वारा पृथक किया जाता है। और ये हाथ से ही होता है, मशीन का प्रयोग इसमें शायद नहीं किया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि साधारणतया इन कपास को हस्त चयन द्वारा, ठीक, मतलब हाथ के द्वारा किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कपास ओटना क्या है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कपास के बीजों को कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया ही कपास ओटना कहलाती है, ठीक। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता दिया गया है कि अब जो है मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं जूट, ठीक। पादप तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ठीक है। और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तत्वों से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया तो मैंने फ़िलहाल देखी है अपनी आँखों से। जैसे कि इसको काट के ले आते हैं, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, जैसे इसका एक कई सारे मतलब मिला के ऐसे पेड़, इसके जो डंठल हैं, इसको एक बोझ बना के गाँव में जो तालाब होते हैं उसमें ले जाके रख देते हैं। और वो ये फिर इसकी जो तने हैं ना, ये तने ये सड़ जाते हैं, ठीक।
और जब तने सड़ जाते हैं ना तो इसी में से एक रेसे टाइप के निकलते हैं, इस तने में से छाल जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो वही है, ठीक है, जूट। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और इसका वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है। और इनको ना हाथ के द्वारा ही हम लोग निकाल सकते हैं, इसके लिए मशीन नहीं प्रयोग होती है। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। सूती तागे की कताई। देखिए ये पहले कैसे होती थी कताई, बहुत टाइम लगता था इसमें तो करने में, और अब जो है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। टेक्नोलॉजी अगर भाई आगे होगी तो हर फील्ड में आगे होगी, तो अब तो बहुत ही जल्दी ये सब काम हो जाते हैं। तो ये पहले चरखा से होती थी, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप। अब आप कैसे कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। ठीक, तो इससे आप एक तागा बना सकते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब ये कताई क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जो हमारे हैं महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने एक आंदोलन के में इसका प्रयोग किया था, तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। ठीक है, उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटों की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया। जाहिर सी बात है कि अपने देश में बनी चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश की बनी चीज़ों को प्रयोग में लाएं, जिससे कि अपने देश की जो है इनकम हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बताया गया है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी ग्रामोद्योग के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956। ठीक है, आई थिंक इसको हम लोग कह सकते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आ गया था। जैसे कि एक अगर हम लोग को रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे कोई चीज़ तो वो हम लोगों को याद नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा रहेगा कि 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान में ये खादी एवं ग्रामोद्योग इसका संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है, बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। अब तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं इसके बारे में बताते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें एक है बुनाई। अब बुनाई में देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्रियाकलाप है, ठीक है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि बुनाई कैसे की जाती है। क्रियाकलाप 2 में आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सटों, जिन्हें एक व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, वीविंग, इंग्लिश में वीविंग कहते हैं और हिंदी में बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब इसमें जो है ये देखिए कागज़ की पट्टियाँ, वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कैसे क्या किया गया है। ये देखिए ये जो ग्रीन वाली पट्टी है इसको ऐसे ऐसे किया गया है, फिर रेड कलर की पट्टियों को काट लिया गया है सेम नाप की। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। और अब इसमें बीच बीच में एक एक देखिए, एक ग्रीन वाली ऊपर कर रहे हैं, फिर एक रेड वाली ऊपर कर रहे हैं, फिर एक ग्रीन वाली, फिर एक रेड वाली। तो देखिए ये हमारा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। वही चीज़ में बताया गया, उसको पढ़ने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। अब इसमें दिखाया गया है कि इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। ठीक है, ये बिजली से भी चलते हैं और आप हाथ से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की बुनाई कुछ अलग है, जो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे
क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े बनाने में किया जाता है। और मुझे यहाँ से एक चीज़ याद आ गया कि जैसे हम लोग बचपन में छोटे थे, स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये चीज़, तो कभी ना कभी तो ज़रूर ही ट्राई, भले ही हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब वो शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि स्कार्फ वगैरह बनाना हुआ तो मैंने खुद भी ट्राई किया था और मैंने बनाया भी था। बना तो नहीं था उतना अच्छा, लेकिन हाँ मैंने ट्राई किया था। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है कि बनाया जा सकता है। और इसमें यही चीज़ कहा गया कि आपने कभी किसी मोजे के तागे को खींच कर देखा है? तो जाहिर सी बात है, अगर मोजे को एक तागा आप लोग खींचेंगे तो पूरा मोजा ही, वो उसके जो तागे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और हमारा पूरा मोजा बेकार जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ की बुनाई देखते हैं, जैसे आपका स्कार्फी है जो हाथ से बुना हुआ रहता है, अगर उसमें का एक भी तागा निकलता है ना, तो धीरे धीरे सारे तागे निकलते जाते हैं। मीन्स कि जो तागे जो जॉइंट हैं वो सीरियल वाइज में जॉइंट हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? ठीक, वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? देखिए, अगर हम लोग बहुत पहले की बात करें, जैसे कि पाषाण काल में, तो लोग छाल, पहले तो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जो पेड़ों की छाल है, पत्तियां हैं, उनको अपना वस्त्र बना लिया था। तो वही चीज़ है। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है, पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और शमूर ने अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। अब हम लोग को ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लैक्स, क्या हम लोग फ्लैक्स से तंतु प्राप्त कर सकते हैं, और है तो यह किस चीज़ का पादप है ये? ठीक, जंतु नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ नए वर्ड हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग ये नहीं कोरिलेट कर पाते हैं कि ये पादप से है या फिर किसी जंतु से है। तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार वस्त्रों में भी मिलती है। ठीक है, कपास, गोलक, ओटना, रेशे, कताई, तागे। ठीक है, फिर तागे की हम लोग बुनाई करते हैं, बंधाई, तो वस्त्र बन जाता है। प्रमुख शब्द रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा, इतने शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब ये देखिए, हम लोग सारांश देख लेते हैं। देखिए, सारांश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके सारांश जरूर देखा करिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जाहिर सी बात है। जैसे रेशमी, सूती, ऊनी, पॉलिस्टर, नायलॉन नहीं होगा, पॉलिस्टर आदि ये सब होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ठीक है, जो तंतु के बारे में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं, मतलब कृत्रिम भी होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। नायलॉन भी हमारा तंतु है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, माइंड से उतर गया था। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ये तो हमें पेड़ से ही मिलते हैं, रुई, जूट, पटसन। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी ऊपर। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है।
अब आगे देखिए, ये हमारे क्वेश्चन है और हम लोगों ने इसका पूरा सारा क्वेश्चन इसको हम लोगों ने कर लिया है ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है। अगर आपको ये इस चैप्टर में कोई भी समस्या आती है, कुछ और समझना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप लोग एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन करिए। और पीछे भी मैंने बहुत सारी क्लासेस लिया हुआ है, जैसे कि हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है हमारी, और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं सारे वीडियो। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।